हेलो गाइस। तो आज हम इनिशियल सेटिंग्स ऑफ वेंटिलेटर समझेंगे और हम समझेंगे कि जो वेंटिलेटर की सेटिंग है, वेंटिलेटर में क्या क्या सेटिंग्स हम सेट करते हैं और उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझेंगे कि वेंटिलेटर में कौन सी सेटिंग्स कैसे काम करती है। अगर हमने कौन सी सेटिंग चेंज की है, हमने टाइडल वॉल्यूम चेंज किया पेशेंट का, या पीआईपी पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर चेंज किया, तो वो जो वेंटिलेटर का जो है पेशेंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होंगे, तो वो सारी चीज़ें समझेंगे और इनिशियल सारी सेटिंग हम समझेंगे वेंटिलेटर की। तो आइए शुरू करते हैं। तो वेंटिलेटर सेटिंग्स में हम समझेंगे पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम हम सेट करेंगे। हम टाइडल वॉल्यूम को सेट करना सीखेंगे। पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर को हम सेट करना सीखेंगे और पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर यानी पीप को हम वेंटिलेटर में सेट करना सीखेंगे। और इंस्पायरेटरी टाइम यानी टीआई, इंस्पायरेटरी टाइम को सेट करना हम सीखेंगे। एक्सपायरेटरी टाइम को हम सेट करना सीखेंगे वेंटिलेटर में। और रेस्पिरेटरी रेट हम पेशेंट का वेंटिलेटर में कैसे सेट करते हैं, किस तरह से सेट करते हैं, वो समझेंगे। आईई रेशियो हम पेशेंट का कैसे वेंटिलेटर में सेट करते हैं वो भी समझेंगे। फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन यानी FiO2 हम वेंटिलेटर में कैसे सेट करते हैं पेशेंट की, तो वो भी समझेंगे। और पेशेंट का फ्लो रेट क्या रहता है और कितना हम नॉर्मल यूनिट्स में यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो आइए इंट्रोडक्शन में हम समझते हैं कि पेशेंट की जो वेंटिलेटर की सेटिंग्स हैं वो डिपेंड करती हैं पेशेंट के लंग्स की पैथोलॉजी पर, पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन पर और पेशेंट की लंग्स कंप्लाइंस पर। पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन क्या है उस पर, जो पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन पर वेंटिलेटर की सेटिंग्स जो है डिपेंड करती हैं। तो सेटिंग्स ऑफ वेंटिलेटर इज़ डिपेंड ऑन दी underlying lung pathology and other factors. We must have a broad ideal initial ventilator settings different cases. अलग अलग केसेस में वेंटिलेटर की सेटिंग अलग हो सकती है और वेंटिलेटर की सेटिंग्स जो है वो डिपेंड करती है पेशेंट की लंग की पैथोलॉजी पर, उसकी लंग कंप्लायंस पर और पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन पर। तो टाइडल वॉल्यूम हम समझ लेते हैं कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस मूविंग इन एंड आउट। चेस्ट के अंदर जो एयर गई है और चेस्ट से बाहर यानी लंग से बाहर जो एयर आई है एक बार में, वन साइकिल में, उसे कहते हैं हम पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम। तो ड्यूरिंग क्विट ब्रीदिंग, तो टाइडल वॉल्यूम डिपेंड ऑन द एज एंड वेट ऑफ पेशेंट। तो जो टाइडल वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज पर और पेशेंट के वेट पर, कि पेशेंट का वेट क्या है और पेशेंट की एज क्या है। उसके एज पर और वेट पर पेशेंट का जो है टाइडल वॉल्यूम डिपेंड करता है। जो प्रीटर्म बेबीज़ होते हैं उनका जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो 4 to 6 ml पर kg हम इनिशियली सेट करते हैं। वेंटिलेटर इंड्यूस लंग इंजरी विली में अकर बोथ ड्यूरिंग हाई टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन और लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन। अगर हम पेशेंट को जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा हाई टाइडल वॉल्यूम देते हैं तो पेशेंट के जो वेंटिलेटर इंड्यूस लंग इंजरी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो पेशेंट की जो वेंटिलेटर की सेटिंग्स हैं वो बढ़ जाती हैं और जो पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है तो पेशेंट का जो लंग्स की कंप्लाइंस है वो बढ़ जाती है। उसकी जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंडिस होने लगती है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो जो पेशेंट को बैरोट्रॉमा होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर, ये क्या है, PIP क्या है, तो इट इज़ द हाईएस्ट प्रेशर दैट अकर ड्यूरिंग दी इंस्पायरेटरी फेज। अगर पेशेंट ने ब्रीथ अंदर ली, जैसे कि हमने ब्रीथ अंदर ली, तो इंस्पायरेटरी टाइम के हमने कितनी ब्रीथ हमने अप करके ली, तो वो होती है हमारी इंस्पायरेटरी, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर साइकिल, एक साइकिल में। तो इंक्रीज इन PIP, अगर हम PIP को बढ़ाते हैं तो इंक्रीज होता है ऑक्सीजनेशन एज वेल एज डिक्रीज PaCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है बॉडी में वो कम होता है और जो है ऑक्सीजनेशन बॉडी में बढ़ता है, यानी ऑक्सीजन का लेवल जो है बॉडी में बढ़ता है। मे बी कंसिडर्ड एडुकेट इफ प्रोड्यूस एडुकेट चेस्ट राइज। अगर हम पेशेंट का पीप बढ़ाते हैं तो पेशेंट का जो चेस्ट का जो राइज है वो एडुकेटली अप एंड डाउन होता है प्रॉपर, और
ऑडेबल ब्रीथ साउंड हमको पेशेंट की देखनी है कि पेशेंट में जो ब्रीथ की साउंड है ऑडेबल है नहीं है, प्रॉपर है या नहीं है, चेस्ट का मूवमेंट प्रॉपर है या नहीं है, और पेशेंट को एडुकेट टाइडल वॉल्यूम जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो एडुकेट जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो 4 to 6 ml होता है इन न्यूनेट्स में पर केजी के हिसाब से, 4 to 6 ml पर केजी। ऑलवेज यूज मिनिमम effective PIP and frequently change lung mechanics like after surfactant administration or during रिकवरी फ्रॉम लंग पैथोलॉजी। अगर हम कोई प्रोसीजर करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पेशेंट को वेंटिलेटर को हमने 20 PIP पे पेशेंट को रखा है और सर्फेक्टेंट डाला, तो हमको धीरे धीरे टेपर डाउन करनी है PIP। ऐसा नहीं है कि हमने 20 PIP पे हमने पेशेंट को सेट किया तो 20 PIP ही चल रही है, तो पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन में जा सकता है, पेशेंट का जो है रेस्पिरेटरी एल्कोलासिस में पेशेंट जा सकता है। तो हमको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमने 20 पे PIP सेट की है और सर्फेक्टेंट जो थेरेपी हमने दी है तो ऑक्सीजनेशन उससे जो है बढ़ जाता है पेशेंट का, तो हमको धीरे धीरे क्या करना है, PIP को टेपर डाउन करना है। तो उन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना है PIP के संदर्भ में। इनिशियल PIP शुड बी 12 to 16 सेंटीमीटर H2O। इनिशियली हम जो वेंटिलेटर में न्यूनेट्स के लिए PIP यूज़ करते हैं, PIP जो सेट करते हैं वो 12 से 16 सेंटीमीटर H2O हम करते हैं, एंड इट में इंक्रीज 20 से 25 सेंटीमीटर H2O तक हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और सीवियर RDS में और निमोनिया में हम मोर देन 30 सेंटीमीटर H2O तक के जा सकते हैं, लेकिन हमको 30 सेंटीमीटर को अवॉइड करना है क्योंकि ये हमको पेशेंट को वेरोट्रॉमा कॉज करेगा और जो पेशेंट की एल्वोलाई हैं वहाँ से बाहर की तरफ जो है लंग्स से जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वहाँ की तरफ जो एयर है वो लीक कर जाएगी, पेशेंट को बैरोट्रॉमा हो सकता है, पेशेंट को न्यूमोथोरिक्स हो सकता है। तो इन सब जो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं अगर पेशेंट को हम हाई PIP देते हैं। तो हमको देखना है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई PIP भी नहीं देनी है। अब समझ लेते हैं पीप। पीप क्या है? पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, यानी पेशेंट ने ब्रीथ ली और ब्रीथ छोड़ने के बाद जब पेशेंट के एंड ऑफ एक्सपायरेशन के टाइम्स लंग्स पर जो प्रेशर बना रहता है उसे कहते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। यानी जो पेशेंट ने ब्रीथ छोड़ी, जैसे कि मैंने ब्रीथ छोड़ी तो छोड़ते टाइम मेरे लंग्स पे कितना प्रेशर बना रहता है, एंड ऑफ एक्सपायरेशन वो कहलाती है पीप, यानी पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। तो इट इज द पॉजिटिव एयरवे प्रेशर एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन के टाइम पे, और ये प्रिवेंट करती है, इट प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ लंग और एल्वुलाई, यानी लंग्स को और एल्वुलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है, रोकती है और मेंटेन करती है वॉल्यूम ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जो एक्सपायरेशन के दौरान और एक्सपायरेशन के टाइम लंग्स का जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करके रखती है पीप। देयरफॉर इट इंक्रीज FRC, ये पेशेंट की फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को बढ़ाती है और इम्प्रूव करती है पेशेंट की सैचुरेशन को, BQ को। इट इज़ द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ मेन एयरवे प्रेशर, एडुकेसी ऑफ ऑक्सीजनेशन। ये डिटर्मिनेंट करती है मेन एयरवे प्रेशर को और ऑक्सीजनेशन को। इनिशियल पीप शुड बी 5 to 6 सेंटीमीटर। हम जो पेशेंट की इनिशियल पीप को सेट करते हैं, इनिशियली जो पीप को सेट करते हैं 5 to 6 सेंटीमीटर पर हम पेशेंट की जो है पीप को सेट करते हैं इनिशियली। लेकिन पुअर लंग कंडीशन या पुअर लंग कंप्लायंस लाइक RDS हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन वाइल 3 to 4 सेंटीमीटर H2O डिजीज द रिस्क ऑफ ट्रैपिंग एयर like meconium aspiration syndrome or excessive PEEP may be lead to
ओवर डिस्टेंशन ऑफ लंग। अगर पेशेंट को हम बहुत ज़्यादा पीप बढ़ा के रखते हैं तो पेशेंट के जो लंग्स हैं वो ओवर डिस्टेंशन हो जाएंगे और पेशेंट को वैरोट्रॉमा के चांसेस बढ़ जाएंगे, निमोथोरिक्स के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे अगर लंग्स का ओवर डिस्टेंशन होगा तो। एयर ट्रैपिंग बैरोट्रॉमा एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। एयर ट्रैपिंग बढ़ जाएगी और पेशेंट का जब लंग्स बहुत ज़्यादा फूलेंगे तो जो लंग्स अगर फूलते हैं तो पेशेंट का जो हार्ट है वो उसके बीच में दब जाएगा और दबने से जो है कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, तो कार्डियक एक्टिविटी अफेक्ट होगी तो पेशेंट का कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो हमको पीप भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, 5 to 6 सेंटीमीटर तक के ही हमको पीप देनी है। बहुत ज़्यादा पीप बढ़ाने से पेशेंट की जो है कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, तो उस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। अब समझ लेते हैं TI यानी इंस्पायरेटरी टाइम। वेंटिलेटर में हम इंस्पायरेटरी टाइम सेट करते हैं कि कितने सेकंड में पेशेंट ने ब्रीद ली। इट इज़ द टाइम फॉर इनफ्लो ऑफ गैस। TI इंस्पायरेटरी टाइम depend on the time consist of respiratory system 3 to 5 times consist usually adequate इंस्पायरेटरी टाइम। ये प्रॉपर एडुकेसी से हम टाइडल वॉल्यूम के हिसाब से इंस्पायरेटरी टाइम के हिसाब से हम प्रॉपर एडुकेट पेशेंट को जो है ब्रीथ दे पाते हैं इंस्पायरेटरी टाइम के हिसाब से। स्मॉलर बेबी एंड डिजीज ऑफ पुअर लंग कंप्लायंस like RDS have a shorter time consist compared to disease with higher airway resistance, meconium aspiration syndrome, bronchopulmonary dysplasia, that is shorter inspiratory time should be set in RDS compared with meconium aspiration syndrome। अगर पेशेंट को RDS है और meconium aspiration syndrome है तो हमको ध्यान रखना है कि अगर उसका ब्रीदिंग जो टाइम है वो शॉर्टर रखना है, हमको ब्रीदिंग टाइम ज़्यादा रखना है। पेशेंट जब RDS का है तो RDS का अगर पेशेंट है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का पेशेंट है, तो हमका जो रेस्पिरेशन रेट है उसको कम से कम 60 या 50 पेशेंट का जो है ब्रीदिंग रेट रखना है। और कंपेयर टू अदर डिजीज़ में जैसे मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का पेशेंट है तो उसमें हम 40 ब्रीथ हम पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर RDS का पेशेंट है तो हमको इनिशियली जो है पेशेंट की जो ब्रीदिंग रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, वो हमको ज़्यादा रखना है, तो उस हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। तो हम इनिशियली जो है इंस्पायरेटरी टाइम को जो कैसे सेट करते हैं, इनिशियल टाइम में हम जैसे पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे आया तो इनिशियली हम कैसे सेट करेंगे टाइम इंस्पायरेटरी टाइम को। तो जो टर्म बेबीज़ हैं उनमें 0.4 से 0.5 सेकेंड हम टर्म बेबीज़ में इंस्पायरेटरी टाइम हम सेट कर सकते हैं। और जो प्रीटर्म बेबी हैं, प्रीटर्म बेबीज़ में हम 0.25 से 0.35 सेकेंड हम जो है प्रीटर्म बेबीज़ में इंस्पायरेटरी टाइम जो है सेट कर सकते हैं। और 0.5 से 0.6 हम सेकेंड हम चिल्ड्रंस में, बच्चों में हम जो है इंस्पायरेटरी टाइम सेट कर सकते हैं। और अगर ओल्डर चिल्ड्रंस हैं, बड़े बच्चे हैं, तो उनमें हम 0.7 से 0.9 सेकेंड हम उसमें पेशेंट का जो है इंस्पायरेटरी टाइम रखते हैं। अब रेस्पायरेटरी रेट समझ लेते हैं कि रेस्पायरेटरी रेट क्या है। तो रेट इज़ डिपेंड ऑन द एज ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट की एज कितनी है हमको उस हिसाब से पेशेंट का ब्रीदिंग रेट सेट करना है वेंटिलेटर में, और लंग कंडीशन के हिसाब से। यानी पेशेंट का जो ब्रीदिंग रेट है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की लंग की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसकी लंग्स की कंडीशन क्या है और पेशेंट की एज क्या है, तो उस चीज़ पर डिपेंड करता है रेस्पायरेटरी रेट। तो इन RDS a higher rate is preferred, while in meconium aspiration syndrome a lower rate is प्रेफर्ड। यानी RDS का पेशेंट है तो हमको जो रेस्पायरेटरी रेट है वो हायर रखना है कंपेयर टू मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। यानी MAS का पेशेंट है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का पेशेंट है, तो उसमें हम जो ब्रीदिंग रेट है कम रखेंगे अकॉर्डिंग टू
RDS, यानी RDS के पेशेंट में हम जो रेस्पिरेटरी रेट है वो हम पेशेंट का ज़्यादा रखेंगे, हायर रखेंगे। हायर यानी ऐसा नहीं कि 80 सेट कर दिया और 90 सेट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। 40 to 60 यानी 60 तक के हम पेशेंट का जो है ब्रीदिंग रेट सेट कर सकते हैं। यूजली रेट शुड बी इन द रेंज ऑफ 40 to 60 ब्रीद पर मिनट, यानी पेशेंट का जो ब्रीदिंग रेट है 40 to 60 मिनट तक के ही हमको सेट करना है न्यूनेट में। बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग रेट भी सेट नहीं करना है, वरना पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन में जा सकता है, पेशेंट को एल्कलॉसिस हो सकता है। तो उस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है इन न्यूनेट। और जनरल गाइडलाइंस के अनुसार जो रेस्पिरेटरी रेट है, जनरल गाइडलाइंस के अनुसार एज ए जनरल गाइडलाइंस सेट इनिशियल रेस्पिरेटरी रेट, तो अगर टर्म बेबीज़ है तो 40 ब्रीथ पर मिनट हम सेट कर सकते हैं, प्री टर्म बेबी है तो 50 ब्रीथ पर मिनट हम सेट कर सकते हैं, 50 ब्रीथ पर मिनट हम सेट कर सकते हैं। और अगर पेशेंट इन्फेंट है तो 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट हम सेट कर सकते हैं। और एडोलेसेंट में हम 15 ब्रीथ यानी 15 ब्रीथ पर मिनट हम पेशेंट में जो है सेट कर सकते हैं। तो ये जनरल गाइडलाइंस के अनुसार ब्रीदिंग रेट हम सेट कर सकते हैं पेशेंट में। IE रेशियो, तो IE रेशियो जो नॉर्मली हम पेशेंट में रखते हैं, इनिशियली हम IE रेशियो जब सेट करेंगे पेशेंट में तो 1:2 या 1:3 हम पेशेंट में इनिशियली IE रेशियो सेट करेंगे। और IE रेशियो को 1:3 से थोड़ा सा कम करके यानी 1:5 भी हम इसको कर सकते हैं। तो अब FiO2 समझते हैं। FiO2 यानी फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, यानी जैसे हम समझते हैं कि इन्वायरमेंट में 25% FiO2 है, तो वेंटिलेटर के द्वारा हम उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं और उस FiO2 को बढ़ाकर हम 30%, 40% और 50%, 60% अकॉर्डिंग टू लंग्स कंडीशन और पेशेंट की कंडीशन के अनुसार हम पेशेंट की FiO2 को बढ़ा सकते हैं वेंटिलेटर में। तो हम FiO2 इस तरह से सेट कर सकते हैं। इनिशियली FiO2 शुड बी सेट 30 to 50%। इनिशियली FiO2 सेट 30 to 50% and then should be increase or decrease in step of 5%। यानी पेशेंट अगर इंक्रीज करता है, पेशेंट अगर इम्प्रूव कर जाता है तो हम पेशेंट की जो FiO2 है वो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं 5% करके, टू अचीव द सैचुरेशन टारगेट 90 to 95%। हमको उसका टारगेट जो है सैचुरेशन का भी ध्यान रखना है, 90% से जो है उसकी सैचुरेशन ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए। 90 से 95% तक हमको उसका जो है सैचुरेशन को टारगेट करके रखना है। बहुत ज़्यादा FiO2 भी नहीं देनी है, वरना जो न्यूनेट्स होते हैं उनमें जो ROP है उसके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। पेशेंट की जो आइज़ हैं वो डैमेज होती हैं, तो वो किसी अलग टॉपिक में समझेंगे। लेकिन हमको FiO2 उतनी देनी है जितनी पेशेंट को रिक्वायरमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम उसको धीरे धीरे, अगर इनिशियली हम 50 पे सेट किया है तो धीरे धीरे हम टेपर डाउन करेंगे, कम करेंगे, 45 करेंगे, 40 करेंगे, 2-2 घंटे के हिसाब से, 4-4 घंटे के हिसाब से, जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू आपके पीडियाट्रिशियन कहते हैं उस हिसाब से आप जो है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन। When FiO2 रिक्वायरमेंट मोर देन 60%, अगर पेशेंट को 60% से ज़्यादा FiO2 की रिक्वायरमेंट है तो मेंटेन टारगेट SpO2 मेन एयरवे प्रेशर MAP शुड बी प्रिफरेबल इंक्रीज। यानी अगर 60% से ज़्यादा पेशेंट को FiO2 की रिक्वायरमेंट है तो पेशेंट का मेन एयरवे प्रेशर हमको बढ़ाना है, पेशेंट का हमको फ्लो बढ़ाना है, पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम हम बढ़ा सकते हैं, PIP हम पेशेंट की बढ़ा सकते हैं। तो हम उस हिसाब से हम पेशेंट का जो है सैचुरेशन को मेंटेन कर सकते हैं। और फ्लो रेट आप समझ लेते हैं। तो फ्लो रेट क्या है? तो फ्लो रेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिलीवरिंग द PIP वाई वेंटिलेटर। जो फ्लो रेट है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है PIP को डिलीवर करने में।
फ्लो रेट 6 to 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम वेंटिलेटर में पेशेंट का सेट करते हैं इज़ अ सफिशियंट फॉर न्यूनेटल वेंटिलेशन। ये न्यूनेटल वेंटिलेशन के यानी न्यूनेट्स के लिए एक सफिशियंट फ्लो है जो हमको पेशेंट को देना है। इन मोस्ट ऑफ द वेंटिलेटर यानी मॉडर्न वेंटिलेटर फ्लो रेट्स आर ऑटो रेगुलेटेड एडुकेट प्रेशर, यानी जो आजकल मॉडर्न वेंटिलेटर हैं उनके जो वेंटिलेटर्स हैं उनका जो फ्लो रेट है वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट करते हैं, उनमें हमको फ्लो सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ वेंटिलेटर ऑटो रेगुलेटेड भी आ रहे हैं मार्केट में, और न्यू जो वेंटिलेटर हैं ज़्यादातर ऑटो रेगुलेटेड हैं जो फ्लो को ऑटोमेटिकली रेगुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू पीआईपी। अगर जैसे हमने पीआईपी बढ़ाया तो वो फ्लो भी ऑटोमेटिकली बढ़ा लेते हैं, तो उनमें हमको फ्लो बढ़ाने की जो है नीड नहीं पड़ती है। तो आई होप आप समझ चुके हैं, और ऐसे ही हमारे वीडियो आते रहेंगे, और ये हमारा वेंटिलेटर का फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्दर हम सारे जो वेंटिलेटर्स के टॉपिक हैं वो इसी चैनल पे जो है क्लियर करेंगे सारे टॉपिक्स। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।